नमस्ते जी। क्लास 12th के बच्चों के लिए यह वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग देखिए क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग 3.2 का यह इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अवयवों को कैसे जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ना और घटाना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ एक अवयव का अदिश से कैसे गुणन होगा। अदिश का मतलब कोई संख्या रहेगा, उसको हम कैसे किसी एक मैट्रिक्स से गुणा कर सकते हैं, इस पे भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दो मैट्रिक्स को कैसे गुणा किया जाएगा, ठीक है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। और 3.1 के बाद और 3.2 से पहले, ठीक है, जितना उदाहरण दिया गया है, जो कि उदाहरण 6 से 19 तक है, वो सारा प्रश्न जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ 3.2 जो प्रश्नावली है उस पर आधारित कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में पहले से आया हुआ है। और अगर यह वीडियो आप शुरू से लास्ट तक पूरा देख पाएंगे तो बहुत आराम से एक्सरसाइज 3.2 आप ट्राई कर सकते हैं और ज़्यादातर सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ सवाल अगर नहीं बन पाएगा तो उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया ही जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। देखिए, एक बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं कि दो अवयवों को जोड़ना है। मैथमेटिकली क्या होगा नहीं होगा वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। प्रश्न बनेगा ही बनेगा आगे चल के अगर हम आपको समझाते हैं तो। लेकिन एक छोटा सा बात आप समझ लीजिए, एक बैकग्राउंड हम आपको समझाने का प्रयास यहाँ पे करते हैं कि फातिमा है, ठीक है, और दो जगह वो फैक्ट्री चलाती है। एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। ये दो जगह फैक्ट्री चलाती है और फैक्ट्री में क्या हो रहा है, खेल के जूते तैयार किए जाते हैं, ठीक है। खेल कूद का जूता जो है इस दोनों फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, ठीक है। फैक्ट्री में 3 मूल्यों का, 3 अलग अलग कीमत का जो है जूता तैयार किया जाता है, लड़कों और लड़कियों के लिए, ठीक है। तो लड़के और लड़कियों के लिए ये तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये जो दिया गया है, इसको समझिएगा, ये जो दिया गया है ये बता रहा है जूतों की संख्या जो फैक्ट्री ए पर लड़कों के लिए बनता है और ये लड़कियों के लिए बनता है, ये दिखाया जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ और यहाँ स्थान बी पर जो जूता तैयार किया जाता है खेल कूद का लड़का और लड़की के लिए, वो यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या दर्शाया गया है, ये दर्शाया जा रहा है कीमत, ठीक है, कि कीमत क्या है। तो मान लीजिए कि एक का कीमत 100 रुपया वाला जूता है, ठीक है। मान लीजिए कि दूसरा का प्रकार जो है 200 रुपया वाला जूता बन रहा है, और मान लीजिए समझने के लिए कि 300 रुपया वाला जूता बन रहा है। वही यहाँ भी है, 100 रुपया वाला जूता, 200 रुपया वाला जूता और 300 रुपया वाला जूता। यानी कि 100 रुपया वाला जूता स्थान ए पर लड़का के लिए 80 को बन रहा है और लड़की के लिए 60 जूता तैयार किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार बी स्थान पर मान के चलिए 100 रुपये वाला जूता 90 बन रहा है लड़का वाला, और लड़की वाला बन रहा है 50। इस तरह से ये पूरा डेटा दिया गया है। अब ध्यान से समझिए, अगर फातिमा यह चाह रही है कि प्रत्येक मूल्य वर्ग का क्या मतलब हो रहा है, कीमत, कि 100 रुपया वाला कितना जूता बना, 200 रुपया वाला कितना जूता बना, 300 रुपया वाला कितना जूता बना, जो ये खेल का जूता बन रहा है, ठीक है। वो चाह रही है कि भाई जूतों की संख्या हम जाने कि भाई एक वर्ग मूल वर्ग का कितना जूता वहां बन रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से समझिए, ठीक है। फातिमा का 2 फैक्ट्री चल रहा है, एक स्थान ए पर और एक स्थान बी पे खेल का जूता वहां तैयार किया जाता है। अब चूंकि फैक्ट्री है तो अलग अलग कीमत का जूता बन रहा है, तो हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि 100 रुपया वाला एक जूता तैयार किया जाता है, 200 रुपया का एक जूता तैयार किया जाता है और 300 रुपया का जूता तैयार किया जाता है। लड़का और लड़की के लिए अलग अलग तैयार किया जाता है। फातिमा यह जानना चाह रही है कि भाई 100 रुपया वाला कितना जूता तैयार किया गया है टोटल, 200 रुपया का टोटल कितना जूता तैयार किया गया है, 300 रुपया का टोटल कितना जूता तैयार किया गया है। अगर वो जानना चाहती है तो क्या सिचुएशन हो जाएगा भाई, देखिए, लड़का के लिए स्थान ए पर 100 रुपया वाला 80 जूता बना और स्थान बी पे 90 जूता बना। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या पता चल जाएगा कि टोटल 170 जूता तैयार किया जा रहा है 100 रुपया वाला, ठीक है, लड़का के लिए। और लड़की के लिए कितना तैयार किया जाएगा, तो 60 और 50 यानी कि 110 जूता। इस तरह से ये हमें कुल संख्या मिल गया। ठीक उसी प्रकार 75 और 70 ये क्या है, ये लड़कों का जूता है 200 रुपया वाला, दोनों जगह तैयार किया गया। तो टोटल कितना जूता तैयार हो गया लड़का के लिए 200 रुपया वाला भाई, तो 75 और 70 यानी कि
145 जूता। ठीक उसी प्रकार 65 और 55 जूता किसके लिए तैयार किया गया है? 200 रुपया वाला लड़की के लिए। तो इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 120। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक उसी प्रकार 300 रुपया वाला जूता 90 और 75 दोनों स्थान पे लड़का के लिए तैयार किया गया। अगर हम इसको जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 165। ठीक है, उसी तरह से ये और इसे हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 160। तो क्या हो गया? फातिमा को पता चल गया कि कुल कितना जूता तैयार किया गया दोनों फैक्ट्री पे। 100 रुपया वाला लड़का के लिए 170 जूता, लड़की के लिए 110 जूता। तो यही जो है ना, यही आव्यूह का योग है। यही क्या है? आव्यूह का योग है। ये एनसीईआरटी बुक में बाकायदा इस पर चर्चा किया हुआ है, इसलिए हम आपको समझाने का प्रयास किए कि बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ये अलग डेटा था, ये अलग डेटा था, लेकिन चूंकि एक ही व्यक्ति का था तो वो पुल इकट्ठा जानने चाह रही थी फातिमा, तो उसको इस तरह से डेटा तैयार हो गया। ठीक है, अगर ये समझ में बात आया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सीधा मुद्दा पे आ जाइए कि जब भी दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, या घटाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, शर्त हमारा क्या होगा? उसका दो शर्त होगा। ठीक है, सबसे पहला क्या शर्त होगा मेरे भाई? कि दोनों मैट्रिक्स जिसको हम जोड़ना चाह रहे हैं उसका कोटि बराबर होना चाहिए। कोटि क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स का बराबर होना चाहिए। और दूसरा शर्त क्या है? कि जब हम जोड़ेंगे, पहला शर्त क्या है? जुटेगा तभी या घटेगा तभी जब दोनों का कोटि बराबर होगा। दो मैट्रिक्स का जब कोटि बराबर होगा तो ही मैट्रिक्स जुट या घट सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या जुटेगा क्या घटेगा? तो केवल उसके संगत अव्यय जुटेंगे और घटेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हम ए दे दिए और इस मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 7 6 5 2, और एक मैट्रिक्स हम आपको बी दे दिए, इसमें लिखा हुआ है 10 20 30 और 40। अब अगर हम आपको बोले कि भाई इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ो, तो क्या हम इस मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं दोनों मैट्रिक्स को? तो उसके लिए ये कैसे तय होगा कि जुटेगा कि नहीं जुटेगा? तो तय होगा इसके कोटि से। तो भाई ए का क्या कोटि है? तो हमें पता चला ए का कोटि 2 गुने 2 है। बी का क्या कोटि है? तो हमें पता चला इसका कोटि 2 गुने 2 है। चूंकि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का कोटि बराबर है, इसलिए ये मैट्रिक्स जुटेगा, इसका अस्तित्व है, ए प्लस बी का जो है अस्तित्व है। अब जब जोड़ने के लिए हम चलेंगे तो पता है क्या जुटेगा? उसके संगत अव्यय। संगत अव्यय का मतलब A11 A11 संगत अव्यय जुटेगा। इसीलिए तो अभी हम आपको एग्जाम्पल से इधर समझाए फातिमा वाला, क्योंकि A11 में जो लिखा हुआ था वही इधर भी A11 में लिखा जाएगा। इसी तरह से मैट्रिक्स बनता ही है। ये आप 3.1 में हम आपको बैकग्राउंड समझाए थे। ठीक है, तो 7 और 10 जुटकर हो जाएगा 17। A11 A11 आपस में जुटेगा। 6 जुटेगा 20 के साथ, संगत अव्यय। क्यों? क्योंकि ये A12 है और इसको हम A12 बोलते हैं। तो आपस में ये दोनों जुटकर क्या हो जाएगा? 26। ठीक उसी प्रकार ये जुटेगा इससे, ठीक है, संगत अव्यय जुटेगा। तो 30 5 35 और ये जुटेगा इससे, जो कि हो जाएगा 42। और इस तरह से A प्लस बी हम ज्ञात कर लिए। बात आ रहा है समझ में? क्या दो मैट्रिक्स तभी जुटेगा जब उसका कोटि बराबर होगा। और क्या जुटेगा भाई? तो उसका संगत अव्यय जुटेगा। कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बोले कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। एक मैट्रिक्स बी है, इसको जोड़िए। ठीक है, हम क्या बोल दिए? इसको जोड़िए। तो पहले हम ये देखेंगे कि भाई दोनों का कोटि बराबर है क्या। इसको आप ध्यान से देखिए, इसका कोटि और इसका कोटि बराबर नहीं। इसका कोटि क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 हो जाएगा। और इसका कोटि क्या हो जाएगा? देखो कोटि क्या होता है आपको पता होना चाहिए, m गुने n के फॉर्म में कोटि लिखाता है। और m पंक्ति की संख्या और n जो है स्तंभ की संख्या हुआ करता है। तो इसमें पंक्ति क्या हो जाएगा? याद कीजिए, पंक्ति जो है इस तरह से गिना जाता है। तो 2 पंक्ति है और इसमें 3 स्तंभ है। तो क्या इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का कोटि बराबर है? तो नहीं बराबर है, इसलिए ए प्लस बी का अस्तित्व नहीं होगा। इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम एक मैट्रिक्स आपको दे दिए ए, ठीक है, और 7 2 5 3 0 8, और एक मैट्रिक्स हम दे दिए बी
और यहाँ बोल दिए 3 7 2 5 0, या यहाँ पे हम लगा देते हैं कोई और संख्या 2 और 0। और अब हम बोले कि a माइनस बी कीजिए, तो ये दोनों कब घटेगा? तो सेम जैसे योग का रूल था वही घटाव का रूल है। ये कब घटेगा? तो जब दोनों का कोटि बराबर होगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका भी कोटि 2 गुने 3 है और इसका भी कोटि 2 गुने 3 है। तो चूंकि दोनों अवयवों का, दोनों मैट्रिक्स का कोटि सेम है, बराबर है, इसलिए इसको हम घटा सकते हैं। और घटेगा क्या? आपस वाला अवयव। तो 7 घटेगा किससे? 7 घटेगा 3 से, तो घट के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 घटेगा 7 से, याद कीजिए 2 को हम 7 से घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। 5 घटेगा 2 से तो 3 हो जाएगा। देखिए संगत अवयव आपस में घट रहा है। 3 घटेगा 5 से तो ये हो जाएगा -2, 0 घटेगा 2 से तो हो जाएगा -2, और 8 घटेगा 0 से तो हो जाएगा 8। ठीक है, आपको घटाने के लिए तो कम से कम आता ही होगा। तो इस तरह से हम a माइनस बी कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, ये हम आपको समझाने का प्रयास किए। आपको समझ में आया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फिर से हम एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं कि दो मैट्रिक्स तभी जुटेगा या घटेगा जब दोनों का कोटि बराबर होगा। साथ ही साथ क्या जुटेगा घटेगा? तो उसके संगत अवयव आपस में जुटेंगे और घटेंगे। संगत अवयव का क्या मतलब हो गया कि भाई a11 के साथ जुटेगा या घटेगा, वो सिचुएशन डिपेंड करेगा कि हम जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं। देखिए ये उदाहरण 6 हमारे बुक का है और इसे किस तरह से हम बना सकते हैं, और आप भी इसे अब चाहे तो बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स A दिया गया है और एक मैट्रिक्स B दिया गया है, कह रहा है a प्लस बी ज्ञात कीजिए। तो दो मैट्रिक्स कब जुटेगा? जब दोनों का कोटि बराबर होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका कोटि है 2 गुने 3 का, हाँ कि ना, इसका कोटि है 2 गुने 3 का और इसका भी कोटि है 2 गुने 3 का। ठीक है, तो भाई दोनों का क्या है? कोटि बराबर है, इसलिए ये जुट सकता है। तो क्या जुटेगा? तो √3 जुटेगा 2 के साथ। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत अवयव हैं। एक जुटेगा किसके साथ? तो √5 के साथ। ठीक है, -1 जुटेगा किसके साथ? तो 1 के साथ। संगत अवयव आपस में जुटेगा। 2 जुटेगा किसके साथ? तो -2 के साथ। 3 जुटेगा किसके साथ? तो 3 के साथ। ठीक है, 0 जुटेगा किसके साथ? तो 1/2 के साथ। ठीक है, इसको आप व्यवस्थित करके एक बार लिख लीजिए। तो जब हम इसको जोड़िएगा तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो ये भी सेम रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये मेरे भाई 0 हो जाएगा। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये भी ध्यान से देखिएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिख लीजिए। ये 6 हो गया तो 6 लिख लीजिए, और ये 1/2 हो गया तो 1/2 लिख लीजिए। इस तरह से मैट्रिक्स A और B का योगफल हम ज्ञात कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब इस सवाल को देखिए, ऑब्जेक्टिव 2021 में यह सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था। 1 नंबर का सवाल होता है यह। ठीक है, ऑप्शन हम जानबूझकर नहीं दिए, दोनों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। चूंकि दोनों का कोटि बराबर है, दोनों 2 गुने 2 कोटि का एक वर्ग अवयव है, इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। वर्ग अवयव है इसलिए नहीं जोड़ सकते, कोटि बराबर है इसलिए इसको हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ जुटा 1 हो गया, ये इसके साथ जुटकर 1 हो गया, ये इसके साथ जुटकर 1 हो गया, और ये इसके साथ जुटकर 1 हो गया। और इस तरह से हमें आंसर आ गया। ऑप्शन में ये आपको दिखता और ये हमारा सही जवाब हो जाता। अब इस सवाल को देखिए, 2014 और 2017 में यह सवाल पूछा गया है और दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। सिंपल सी बात है, कोटि दोनों का बराबर है, इसलिए 9 11 से जुटकर 20 हो जाएगा, 10 से जुटकर 20 हो जाएगा, 11 9 से जुटकर 20 हो जाएगा, और 12 8 से जुटकर 20, 13 और 7 भी संगत अवयव जोड़ना है, और इस तरह से हम इसे अपना आंसर मान सकते हैं, हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और इस सवाल ये सवाल नहीं है, यहाँ पे देखिए हम अगला मुद्दा पे पहुंच गए। अगला मुद्दा हम लोग का क्या है कि एक मैट्रिक्स का एक अदिश से गुणन कैसे किया जाएगा। अदिश का मतलब क्या हो जाएगा? कोई संख्या मैट्रिक्स के साथ दे दिया कि मान के चलिए कोई एक मैट्रिक्स A है, तो आप हमको 7A ज्ञात करके बताइए। मतलब मैट्रिक्स का 7 से गुना करने के लिए यह
कह रहा है। तो वो क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखिए उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसको हम आपको समझा देते हैं। फातिमा का जो फैक्ट्री चल रहा था, ठीक है, तो ए स्थान पर जो फैक्ट्री था उसमें जो अलग अलग मूल्य वर्ग का जो उत्पाद हो रहा था, जो उत्पादन हो रहा था, मतलब जो जूता तैयार किया जा रहा था अलग अलग मूल्य का। मान लीजिए कि ये 100 रुपया वाला जूता था, ये 200 रुपया वाला जूता था, और ये 300 रुपया वाला जूता था। ये लड़कों के लिए था और ये लड़कियों के लिए था, ठीक है। तो वो क्या चाह रही है ना कि जो स्थान ए पे उत्पादन किया जा रहा था, ठीक है, अलग अलग मूल्यों का जूता, हम उसको दुगना कर देना चाहते हैं। जितना भी जूता पहले से फैक्ट्री में बन रहा था, अब हम क्या चाह रहे हैं कि उसका दुगना कर दें। यानी कि अगर 100 बन रहा है जूता तो हम 200 जूता वहाँ बनाएंगे। तो क्या सीन हो जाएगा, क्या नया डेटा आ जाएगा, ए मैट्रिक्स का क्या नया डेटा आ जाएगा। तो हम क्या पाएंगे कि 80 जूता बन रहा है, तो अब वहाँ 160 जूता बनेगा। 60 है तो 120 बनेगा, 75 है तो 150 बनेगा, और 65 है तो 130 वहाँ बनने लगेगा, 90 है तो 180 बन जाएगा, और 85 है तो 170 जूता बनना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब दुगना हम किए उत्पादन को तो सब के साथ 2 से गुना करते चल गए, और नया संख्या हमको मिल गया कि अगर हम दुगना कर देंगे सभी मूल्य वर्ग के उत्पादन को तो हमारा जो सिचुएशन बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का दुगना हो गया। मैट्रिक्स के हर एक अव्यय में आप क्या किए, 2 से गुना कर दिए, तो इस मैट्रिक्स का ये एक तरह से दुगना मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गया। तो जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स का, ध्यान समझिएगा, कोई भी मैट्रिक्स का कोई भी अवयव का अगर आप समझ पाए तो किसी भी अदिश से गुना करना चाहते हैं, मान के चलिए कि हम बोल दिए 2a ज्ञात कीजिए, तो 2a का मतलब क्या हो गया, a का दुगना, यानी कि 2 गुने a क्या है, ये वाला क्वांटिटी, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यही हो गया एक मैट्रिक्स का अदिश गुणन, मतलब एक मैट्रिक्स का हम अचर से, कोई संख्या से कैसे गुना करेंगे। तो क्या होता है गुना में भाई, तो वो हर एक अव्यय से गुना हो जाएगा। तो 2 का गुना 3 से 6, 2 का गुना 2 से 4, 2 का गुना 5 से 10, और 2 का गुना 6 से 12। इस तरह से जो है एक मैट्रिक्स का अदिश से गुणन हो गया, ठीक है। अगर हम बोल दिए एक मैट्रिक्स B है, एक मैट्रिक्स B है, और वो 7 2 3 और 4 5 0 है, हम बोल दिए 5b ज्ञात कीजिए, तो 5b का क्या मतलब 5b का क्या मतलब हो जाएगा कि भाई जो b है उसी का 5 गुना कर देना है। मतलब कि क्या करना है, जो अव्यय मौजूद है b में उसके हर एक अव्यय को 5 से गुना कर देना है। तो जब 5 से गुना कीजिएगा तो 35, 5 से गुना कीजिएगा 10, 5 से गुना कीजिएगा 15, 5 से गुना कीजिएगा 20, 5 से गुना कीजिएगा 25, और 5 से गुना कीजिएगा 0। तो इस तरह से हम 5 भी ज्ञात कर लिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का अदिश गुणन यही है, जब भी कोई मैट्रिक्स को कोई संख्या से गुना करने के लिए बोलेगा तो जितना अव्यय मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है उसको उस संख्या से गुना कर देना है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स m है और हम बोल दिए 6m ज्ञात कीजिए, तो m के हर एक अव्यय को हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, ठीक है, सिंपल। इस तरह से जो है हम एक अदिश गुणन कर सकते हैं एक मैट्रिक्स का, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है मेरे भाई, तो अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसके नेगेटिव को हम -a से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स A है, ध्यान समझिए, अगर एक मैट्रिक्स A है 7 2 4 3, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -a, अर्थात माइनस और a का वैल्यू ये, ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, -7 -2 -4 -3, यानी कि हर एक अव्यय के चिन्ह को आप उल्टा कर दीजिएगा अगर, ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम आपको फिर समझाते हैं। अगर मैट्रिक्स B है, लिखा हुआ है 7 -3 और 5 और 0, हम बोले -b क्या होगा, तो -b का मतलब क्या हुआ कि इसके हर एक अव्यय के चिन्ह को बस उल्टा कर दीजिए। तो 7 का -7, -3 का +3, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 0 तो न्यूट्रल होता है, ना प्लस ना माइनस, तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो इस तरह से नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स का जो है नेगेटिव हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कहानी को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं और इस सवाल को देखिए।
2023 में यह सवाल पूछा गया है, एकदम ताज़ा ताज़ी सवाल है भाई। कराए 3 गुने इस मैट्रिक्स को गुना कीजिए ना, इस मैट्रिक्स को 3 से गुना कीजिए। मतलब क्या, ये 3 क्या होगा, इस मैट्रिक्स के हर एक अव्यय के साथ गुना हो जाएगा। तो 3 का 7 से गुना 21, 3 का इससे गुना -6, 3 का इससे गुना 24 और 3 का 0 से गुना 0। हो गया आंसर हमारा। ठीक है, इस तरह से कहानी खत्म हो जाएगा। अगला सवाल अगर हम देखें तो कह रहा है 3 को अब इससे गुना कीजिए। 2022 में यह सवाल आया था। देखिए, हम ये आपको बतलाना चाह रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आया था। तो 3 को इससे गुना कर दीजिएगा 15, 3 को इससे गुना कीजिएगा 18, 3 को इससे गुना कीजिएगा 21 और 3 को इससे गुना कर दीजिएगा तो 24। इस तरह से जो है हमारा आंसर आ जाएगा और 1 नंबर हमें एग्जाम में मिल सकता है। अब देखिए 2022 में फिर ये सवाल पूछा गया है, अदिश गुणन वाला है। ठीक है, तो 2 को इससे गुना कीजिए 2, 2 को इससे गुना कीजिए 4, सब से गुना करना है। 2 को इससे गुना कीजिए 6 और 2 को इससे गुना कीजिए 8। हमारा काम हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, 2016 और 19 2 साल यह सवाल एग्जाम में पूछा गया है। एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। हमें कह रहा है कि 2a + 2b ज्ञात कीजिए, ये 2a + 3b ज्ञात कीजिए। 2a का मतलब क्या हुआ, a का दुगुना कर देना, मतलब मैट्रिक्स a को 2 से गुना कर दीजिए। 3b का क्या मतलब हुआ कि मैट्रिक्स b को 3 से गुना कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है। 2a का मतलब क्या हो जाएगा, एक नया मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। 3b का मतलब क्या हो जाएगा कि एक नया मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा और दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो 2a क्या हो जाएगा, देखिए 2a का मतलब हुआ a का मैट्रिक्स a का 2 से गुना कर देना, तो कर दीजिए गुना 6, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब 2a का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई हर एक अव्यय को 2 से गुना कर देना। तो इसको 2 से गुना किए 6, इसको 2 से गुना किए 12, इसको 2 से गुना कीजिएगा 10, इसको 2 से गुना कीजिएगा -8। ये जो मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है हमारा 2a। ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, 2a, और प्लस है तो प्लस दे दीजिए। और कह रहा है 3b, 3b का क्या मतलब हो जाएगा, मैट्रिक्स b के हर एक अव्यय को 3 से गुना करना। तो मैट्रिक्स b के हर एक अव्यय को 3 से गुना कीजिए तो 21, 3 से गुना कीजिए 24, 3 से गुना कीजिए 15 और 3 से गुना कीजिए 18। इस तरह से हम 2a और 3b ज्ञात कर लिए। अब इसको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको बहुत आराम से जोड़ दीजिए। अभी जोड़ने के लिए हम सिखाए ही थे कि संगत अव्यय आपस में जुटेगा। तो 21 और 6 27, 12 और 24 हो जाएगा 4 2 6 और 36, 10 और ये हो जाएगा 25 और -8 और 18 हो जाएगा। आपका कितना जुटेगा, तो 10 हो जाएगा। इस तरह से हम 2a + 3b ज्ञात कर लिए और कहानी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसे देखिए, ये हमारा उदाहरण 7 है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में उदाहरण 7 दिया गया है कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B ये है, 2a घटाओ b ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 2a घटाओ b। तो ज्ञात कर लीजिए 2a घटाओ b। तो 2a का क्या मतलब हो गया कि मैट्रिक्स A के हर एक अव्यय को 2 से गुना कीजिए। तो कर दीजिए गुना 2, इसको 2 से गुना कीजिएगा 4, इसको 2 से गुना कीजिएगा 6, इसको 2 से गुना कीजिएगा 4, इसको 2 से गुना कीजिएगा 6 और इसको 2 से गुना कीजिएगा 2। तो ये हम क्या लिखे, 2a लिखे। माइनस है तो माइनस दीजिए और अब b को एज इट इज लिख देना है, क्योंकि b के साथ कुछ करने के लिए वो नहीं कर रहा है। तो b जो मेरा है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। 3 -1 3 -1 0 और 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे बहुत आराम से घटा देना है। तो 2 को 3 से घटाया जाएगा तो ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा जी, -1। 4 को -1 से घटाइएगा 5। देखो कंफ्यूजन, देखो 4 को घटाना है -1 से, तो 4 को घटाना है -1 से, तो 4 की 4 माइनस माइनस प्लस 1 होगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखे। ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, आपको समझ में आना चाहिए। अब 6 को घटाइए 3 से, घट के 3 हो जाएगा। 4 को घटाइए -1 से, तो फिर ये 5 हो जाएगा। फिर वही सिस्टम हो गया,
जो भी हम ऊपर आपको समझाए थे, ठीक है, तो क्यों दोबारा लिखना। और 6 को 0 से घटाइएगा 6 ही रह जाएगा, 2 को 2 से घटाइएगा 0 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा उदाहरण 7 जो है क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए और इस सवाल को देखिए, ये सवाल कैसे बनेगा। हमें कह रहा है 2a प्लस 3x बराबर 5 भी अगर दिया है तो x ज्ञात करना है। ठीक है, x क्या है, एक मैट्रिक्स ही है, उस मैट्रिक्स को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ये हमारे बुक का उदाहरण 8। तो एक मैट्रिक्स A दिया गया, एक मैट्रिक्स B दिया गया, कुछ नहीं करना है, इसको एज अ इक्वेशन, एज अ समीकरण इसको पहले हम लिख लेते हैं और इसको बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो 2a, अब 2a का क्या मतलब हो गया, 2a का मतलब हो गया मेरे भाई कि मैट्रिक्स A के हर एक अव्यय को 2 से गुना कर दीजिए। तो मैट्रिक्स A के हर एक अव्यय को हम 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं। तो 2 से गुना कीजिएगा तो 16, इसको 2 से गुना कीजिएगा 0, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -4, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6, और इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12। तो ये क्या हम ज्ञात कर लिए, ये हम ज्ञात कर लिए 2a प्लस 3x प्लस 3x, क्योंकि x तो हमें ज्ञात करना है, ये कोई मैट्रिक्स रहा होगा, हमें नहीं पता है वो कौन सा मैट्रिक्स है। और बराबर में लिखल है 5b। 5b का क्या मतलब है, 5b का मतलब है कि मैट्रिक्स b के हर एक अव्यय को 5 से गुना कर दीजिए, सिंपल। तो अगर हम इसको 5 से गुना करें तो 10, 5 से गुना कीजिएगा -10, 5 से गुना कीजिएगा 20, 5 से गुना कीजिएगा तो 10, फिर 5 से गुना कीजिएगा -25, और फिर 5 से गुना कीजिएगा तो 5। ये एक तरह से मेरा समीकरण बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये भाई साहब प्लस में उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा 3x बराबर 10 -10 20 10 -25 5। ये तो पहले से मौजूद था, अब ये इधर आ रहा है तो हो जाएगा -16 0 8 -4 6 और 12। अब क्या हो जाएगा जी, अगर इससे हम सोल्व कर दें तो 3x तो खैर 3x ही रह जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं और हम लिखते हैं 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 16 घटेगा -6। ठीक है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से घटाना है तो संगत अव्यय आपस में घटेगा। तो 10 16 घट के -6, -10 और 0 हो जाएगा -10, 20 और 8 घट के हो जाएगा 12, 10 और -4 हो जाएगा 14। याद रखिए 10 में -4 घटेगा तो कुछ इस ये वाला सिस्टम हो जाएगा, इसके कारण ये 14 आ जाएगा, हाँ कि ना। चलिए अब जो है 25 को घटाइए इससे तो ये हो जाएगा -31। क्यों, क्योंकि -25 और -6 हो जाएगा -31, 5 और 12 हो जाएगा -7। ठीक है, आपको घटाने के लिए आना चाहिए, सिंपल। अब हमें मैट्रिक्स x चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इधर गुना में उधर जाके भाग, यानी कि 1/3 हो गया। -6 -10 12 14 -31 और -7। इस तरह से मैट्रिक्स x ज्ञात हो गया। अब देखिए एक चीज, अगर आप चाहें तो इस ये 1/3 को जो है हम अंदर भेज सकते हैं। अंदर भेजने का मतलब वही वाला सिस्टम हो जाएगा कि एक मैट्रिक्स का अदिश गुणन। अदिश गुणन का क्या मतलब है कि मेरे भाई हम 1/3 को सबसे गुना कर देंगे, इसके हर एक अव्यय से 1/3 को गुना कर दीजिए आप। तो अगर आप गुना करना चाहते हैं तो गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो गुना कर दीजिएगा, जिससे जहां कटेगा काट देना है। गुना भाई 1/3 का मतलब क्या हुआ, सबके नीचे 3 आ जाना, सबके नीचे 3 आ जाना, और कोई बात नहीं। अब जो कटेगा उसको काट देना है, ये 1/3 यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 1/3 यहाँ से खत्म हो गया। और अगर हम x को फाइनली लिखें तो ये हो जाएगा -2, ये -10/3 रह ही जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये वही रह जाएगा, ये भी वही रह जाएगा। ठीक है, और यह भी वही रह जाएगा, और इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और हम आगे बढ़कर
इस उदाहरण को देखते हैं, ठीक है। उदाहरण 9 क्या कहता है, कह रहा है कि जी x प्लस वाई इतना है और x माइनस वाई इतना है, x वाई का आप मान ज्ञात कीजिए। पहले को बात समझिए, आप 9-10 के स्तर पे इस तरह का सवाल बनाया करते थे कि भाई जी x प्लस वाई 10 है और x घटाओ वाई 2 है, x वाई का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए मेरे बात। तो क्या हुआ होता था कि x वाई कोई चर रहा करता था और यहां कोई संख्या दे दिया जाता था, सिंपल। अब हम इसे क्या करते थे, मान के चलिए जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो x और x हो जाता था 2x, ये भाई साहब कट जाता था और 10 और 2 जुटकर 12 हो जाता था। तो x का वैल्यू ध्यान से देखिए 12/2 अर्थात x का वैल्यू 6 आ जाता था। अब इसी वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो y का भी वैल्यू आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, सवाल वही है, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर में जो पहले संख्या रहा करता था, यहां पे मैट्रिक्स दे दिया गया है। तो हम संख्या को क्या किए, आपस में जोड़े ही तो, और 10 2 12 हो गया। तो उसी तरह से मैट्रिक्स यहां आ गया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैट्रिक्स को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे संख्या यहां जुट जाया करता था, उसी यहां मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स जुट जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो इस आधार पे जो है हम क्या करेंगे, इस सवाल को बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे जी, दोनों को जोड़ देंगे। तो x और x आपस में जुटकर हो जाएगा 2x, बाई बाई तो कट ही जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और दोनों मैट्रिक्स आपस में जुटेगा तो क्या होगा, संगत अव्यय जुटेगा। तो 3 जुटेगा 5 के साथ, हो जाएगा 8, 6 जुटेगा 2 के साथ तो हो जाएगा 8, 0 जुटेगा 0 के साथ 0, -1 को 9 के साथ जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 को हम इस साइड भेजेंगे, इस साइड भेजने का मतलब ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 1/2 को अंदर भेजते हैं तो 1/2 सबके साथ चला जाएगा, मतलब 2 से भाग। यार भाई 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 से भाग कर देना, आधा कर देना। तो 1/2 जब 8 के साथ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1/2 इसके साथ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1/2 जब इसके साथ जाएगा तो 0 का 0 रह जाएगा, 1/2 इसके साथ जाएगा तो 4 हो जाएगा। और इस तरह से x हमें मिल गया। अगर बाई का आंसर चाहे तो हम चाहे तो इसी दोनों को घटा देंगे तो भी बाई का आंसर आ जाएगा, या चाहे तो कहीं एक जगह वैल्यू पुट करके भी हम बाई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको घटा ही देते हैं। क्या करते हैं जी, घटा ही देते हैं, ठीक है। तो जब इसको घटाइएगा, छोड़िए इसको, जब इसे हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x और x, ध्यान से देखिए क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर ये मैट्रिक्स, ठीक है, और x घटाओ वाई बराबर ये मैट्रिक्स। अब इसे हम घटा रहे हैं तो जब आपस में घटाइएगा तो ये कट जाएगा और ये जुटकर हो जाएगा 2 बाई, और इसका इससे घटाव होगा तो 5 घटेगा 3 से तो 2 हो जाएगा, 2 घटेगा 6 से तो -4 हो जाएगा, 0 0 0 ही रह जाएगा, और 9 घटेगा जब इससे तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2 क्या होगा, अंदर चला जाएगा सीधा, 1/2 होगा जो कि अंदर चला जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इस तरह से हमें बाई मिल गया, ठीक है। कुछ नहीं किए, एक एज समीकरण ये आया, एक बार इस दोनों को जोड़ दिए तो मैट्रिक्स भी उस साइड जुट गया, घटा दिए तो मैट्रिक्स भी घट गया, और x बाई का मान हम बहुत आसानी से ज्ञात कर लिए, ठीक है। और ये बुक का उदाहरण 9 था। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है और x बाई का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो x बाई का मान हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, ध्यान से देखिए इस चीज को। तो पहले ये 2 है तो हम 2 को क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे। जब 2 अंदर जाएगा तो क्या होगा, सबसे गुना हो जाएगा। तो 2 का x से गुना हो जाएगा 2x, 2 का 5 से गुना हो जाएगा 10, 2 का 7 से गुना हो जाएगा 14, 2 का इससे गुना हो जाएगा तो 2 बाई घटाओ 6 है ना, 2 गुना होगा तो दोनों से गुना होगा, तो 2 बाई घटाओ 6 हो गया। अब ये एज इट इज रह जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी एज इट इज रह गया। चलिए बहुत अच्छा बात है यहाँ तक। अब एक बात देखिए ध्यान से, अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से जोड़ना है, दोनों का कोटि बराबर है तो संगत अव्यय क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। तो 2x और 3 जुटकर हो जाएगा 2x प्लस 3, 10 और -4 जुटकर हो जाएगा 6,
ये और ये जुटकर हो जाएगा 15 और 2 बाई घटाओ 6 जुटेगा 2 के साथ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में जुट गया और ये दोनों किसके बराबर है? तो ये दोनों बराबर है 7, 6, 15 और 14 के। हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? 3.1 में है कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उसके संगत अवयव बराबर होते हैं। यानी हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि 2x + 3 जो है, 2x + 3 जो है वो 7 के बराबर है। a11 के बराबर। साथ ही साथ अगर ध्यान से देखिएगा तो ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर हो जाएगा। ये पार्ट है क्या? ये है 2 बाई, ये क्या है? ये है 2 बाई और -4। ये क्या है? -4। किसके बराबर जी? तो 14 के बराबर। ये भाग इस भाग के बराबर हो गया। यहां से x का मान निकल जाएगा, 2x = 4। 3 इधर प्लस में उधर जाके घट गया और x का वैल्यू 4/2 अर्थात x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक इसी प्रकार x का वैल्यू आ गया, बाई निकाल लेंगे तो 2 बाई बराबर, ध्यान से देखिए 18, ये माइनस में उधर जाके प्लस और बाई हो जाएगा 18/2 अर्थात 9। तो इस तरह से जो हम x और y का वैल्यू ज्ञात कर लिए। ठीक है, चलिए कहानी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब हम पहुंच जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 3.2 के लिए और मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि एग्जाम में हर साल इससे सवाल आता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे दो अवयव को, कैसे दो मैट्रिक्स को हम गुना करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, इसे हम गुना करना चाहते हैं। तो सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण इसका शर्त है, कोई भी दो मैट्रिक्स हमेशा आपस में गुना नहीं हो सकता है। उसका बेसिक सा शर्त क्या है कि A मैट्रिक्स जो है ओकर स्तंभ की जो संख्या है और B मैट्रिक्स का जो पंक्ति का संख्या है वो आपस में बराबर होना चाहिए, तो ही दो मैट्रिक्स आपस में गुना होगा, अन्यथा दो मैट्रिक्स आपस में गुना नहीं हो सकता है। मान लीजिए हम इसको और अगर अच्छा से समझाएं तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स A था और एक मैट्रिक्स B था, तो हर मैट्रिक्स का कोटि होता है। तो मान लीजिए कि इसका कोटि है m गुने n और इसका कोटि है p गुने q। तो क्या होगा? इसके स्तंभ की संख्या और इसके पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, तो ही ये दोनों मैट्रिक्स गुना हो पाएगा। इसको और अगर हम समझाएं तो एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है। मान लीजिए इसका कोटि 2 गुने 3 का है और मान लीजिए इसका कोटि 3 गुने 2 का है, तो ये मैट्रिक्स आपस में गुना हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स A का स्तंभ की संख्या और मैट्रिक्स B के पंक्ति की संख्या आपस में बराबर है, तो ही ये मैट्रिक्स आपस में गुना होगा। समझे कि नहीं समझे? अब चूंकि कोई मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स का, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या आपस में बराबर हो गया तो वो गुना हो सकता है। तो गुना होके मान लीजिए कि A B आपस में गुना हो गया, तो गुना होके एक हमें नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी तो कोटि होगा, और वो कोटि पता है क्या होता है? जो इधर बच गया 2 और 2, यानी कि 2 गुने 2 कोटि का ही AB आने वाला है। अगर AB का कोटि ये है तो गुणनफल वाला जो अवयव आएगा उसका कोटि ये होगा। ठीक है, हम आपको ये एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि C और D को हम गुना करना चाहते हैं। क्या C और D आपस में गुना हो सकता है? तो इसके लिए आपको इसके कोटि पे थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। भाई इसका कोटि क्या है? तो इसका कोटि आप देखिएगा, इसका कोटि है 2 गुने 3। इसका कोटि क्या है? 2 गुने 3 है। और इसका कोटि क्या है? 3 गुने 2 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मैट्रिक्स C का जो स्तंभ की संख्या है और मैट्रिक्स D का जो पंक्ति की संख्या है वो आपस में बराबर है, इसलिए CD ज्ञात हो सकता है। CD यहाँ परिभाषित है। तो अगर CD ज्ञात होगा मेरे भाई तो एक नया मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा, और पता है वो नया मैट्रिक्स कितना कोटि का होगा? तो वो होगा 2 गुने 2 कोटि का। किसका होगा जी? 2 गुने 2 कोटि का होगा। सिंपल, ये इतना डेटा कोटि से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम गुना करने के लिए पता है क्या करते हैं? ये जब हमें पता चल गया कि ये गुना हो सकता है दोनों मैट्रिक्स और इसका कोटि 2 गुने 2 आने वाला है गुना होने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए गाइड बना लेंगे। भाई 2 गुने 2 का मतलब क्या हुआ कि जो भी मैट्रिक्स होगा उसके अंदर इस तरह से अवयव दिखाई पड़ेगा, और ये जो बना दिए ना, इसी के सहारे आप जो है CD ज्ञात कर सकते हैं।
देखो ध्यान से, ये जो A11 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब, इसको बहुत आराम से और ध्यान से समझिएगा। इसको हम इस तरह से गाइड में लेंगे, इस तरह से इसका हेल्प लेंगे कि हमेशा यहाँ जो संख्या लिखा होता है, हम ये मान के चलेंगे कि ये पहला संख्या जो लिखा रहेगा वो हमेशा पहला मैट्रिक्स के बारे में हमें कुछ बताएगा, और यहाँ जो संख्या लिखा रहेगा वो हमेशा दूसरा मैट्रिक्स को दर्शा रहा है। और हम थोड़ा सा पहले पढ़ ही चुके हैं कि ये हमेशा पंक्ति की संख्या को दर्शाता है और ये हमेशा स्तंभ की संख्या को दर्शाता है। हम क्या बोल रहे हैं, पंक्ति को तो दर्शाता ही है और ये स्तंभ को दर्शाता ही, साथ ही साथ अब इसको हम पहला मैट्रिक्स और इसको हम दूसरा मैट्रिक्स मानकर चलेंगे, और इस तरह से इसका हम हेल्प ले सकते हैं। तो यानी कि अगर अब हमें CD ज्ञात करने के लिए हम आगे बढ़ें, और CD ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, A11 चाहिए। हमें क्या चाहिए, A11 चाहिए। मतलब A11 का क्या मतलब हो गया कि ये पंक्ति को दर्शाता है, और किसका पंक्ति दर्शा रहा है, तो पहला मैट्रिक्स का पंक्ति दर्शा रहा है। तो पहला मैट्रिक्स मतलब मेरा C, दूसरा मैट्रिक्स मतलब मेरा D। तो पहला मैट्रिक्स का जो है, पहला मैट्रिक्स का पंक्ति क्या है, पहला मैट्रिक्स का पंक्ति ये है, और ये 1 क्या दर्शा रहा है, स्तंभ को। लेकिन कौन सा, दूसरा मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स मेरा क्या है, ये, उसका स्तंभ क्या है, ये। यानी इसको आपस में गुना करना है। इसको क्या करना है, आपस में गुना करना है। तो गुना कीजिए, संगत संगत अब गुना होगा, तो 1 गुना होगा 2 के साथ, तो 1 गुने 2, प्लस का साइन लगा देना है। फिर ये गुना होगा इसके साथ, -1 गुने -1, फिर प्लस का साइन लगाना है, और 2 गुना होगा 5 के साथ, तो 2 और 5 आपस में गुना हो जाएगा। और इस तरह से आपको A11 मिलेगा। ध्यान से और अस्थिर से समझिए, एक मैट्रिक्स के स्तंभ और पंक्ति बराबर हुआ तो ये गुना हो सकता था। अब चूंकि ये गुना हो सकता था तो गुणनफल वाला जो मैट्रिक्स आएगा, एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसका कोटि हो जाएगा इतना और इतना के बराबर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। इसको एज अ गाइड, एज अ मैप या एज अ मददगार इसे हम ले लिए। और A11 का क्या मतलब हो गया कि भाई ये पहला मैट्रिक्स के पंक्ति और ये दूसरा मैट्रिक्स के स्तंभ को गुना करने के लिए कह रहा है। पहला मैट्रिक्स का पहला पंक्ति और दूसरा मैट्रिक्स का पहला स्तंभ को उठाकर आपस में गुना करना है। तो पहला मैट्रिक्स का पंक्ति ये था, दूसरा मैट्रिक्स का स्तंभ ये था, ये आपस में गुना हो गया और संगत अब ये आपस में गुना हुआ। तो 1 का गुना 2 से, प्लस का साइन लगाकर -1 का -1 से, फिर प्लस का साइन लगाकर 2 का 5 से हम गुना कर दिए। इसको सोल्व कर यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर क्या होगा, अब डायरेक्ट ये सब भी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप संख्या लिखना शुरू कर दीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके यहाँ लिख देते हैं ताकि स्पेस बन पाए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2, ये ध्यान से देखिए आपस में गुना होकर हो जाएगा 1, और ये आपस में गुना होकर हो जाएगा 10, यानी 10, 1 11, 2 13, यानी ये गुना होके आ गया 13। यानी A11 हमारा गुना होके हमको क्या मिल गया, 13 मिल गया, यानी आ गया यहाँ पे 13। कहानी खत्म। अब हमें क्या चाहिए, देखिए A11 ज्ञात हो गया, अब हमको क्या चाहिए, A12 चाहिए। अब A12 का क्या मतलब है कि पहला मैट्रिक्स का पहला पंक्ति और दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा स्तंभ, ये हमेशा पंक्ति और स्तंभ को दर्शाता है, और ये पहला मैट्रिक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स को दर्शाता है। दोनों को इकट्ठा करके सोचिए, तो पहला मैट्रिक्स का पहला पंक्ति, तो पहला मैट्रिक्स का पहला पंक्ति ये हो जाएगा, और दूसरा मैट्रिक्स का दूसरा स्तंभ बोल रहा है, तो इस बार हमको इससे कोई काम नहीं है, इस बार हमको काम है इससे। तो इसको आपस में गुना अगर हम कर दिए इसके साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा A12। हमें क्या मिल जाएगा, A12 मिल जाएगा। तो 1 को गुना कीजिए 7 से, प्लस -1 को गुना कीजिए 1 से, और 2 को गुना कीजिए -4 से, और इसे अगर हम सोल्व कर देंगे तो हमें A12 मिल जाएगा। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। ये 7 हो गया। यहाँ देखिए स्पेस नहीं मेरे पास, इसलिए हम ऐसे करके यहीं सोल्व करके फिर वापस मिटा के लिख देते हैं। आप अगला लाइन बना के लिखिएगा। तो ये हो गया 7, ये हो गया -1, और ये हो गया -8। ये क्या हो गया, -8 है ना, आपस में गुना कीजिएगा -8 आ जाएगा। तो ये है 7 और ये है -9, अर्थात ये हो गया -2, यानी ये सोल्व होकर मेरा -2 आ जाएगा। यानी
ये आ गया -2। ठीक है, अब इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और हमें चाहिए A21। हमें क्या चाहिए? A21 चाहिए। अब A21 का क्या मतलब हो गया? ये 21 पे फोकस कीजिए, ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स को दर्शा रहा है। पहला मैट्रिक्स का दूसरा पंक्ति लेने के लिए कह रहा है, तो पहला मैट्रिक्स का हम दूसरा पंक्ति लेंगे, पहला मैट्रिक्स का दूसरा पंक्ति लेंगे और इसे गुना करेंगे। 21 ज्ञात कर रहे हैं तो इसे गुना करेंगे दोसरका मैट्रिक्स के पहला स्तंभ से। किससे गुना करेंगे? पहला स्तंभ से, यानी कि इसका स्तंभ उठा लीजिए। इसका क्या कीजिए? स्तंभ उठा लीजिए, सिंपल सी बात है, और गुना कर दीजिए। तो 0 को 2 से गुना कीजिएगा 0, प्लस 3 को 1 से गुना कीजिएगा -3, साथ ही साथ 4 को 5 से गुना कीजिएगा 20। और अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो -3 + 20 अर्थात 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सोल्व होके 17 आ गया। अब जो है हमें A22 चाहिए। अब A22 का क्या मतलब हो गया? पहला मैट्रिक्स का दूसरा पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ आपस में गुना होगा। ठीक है, तो 0 गुना होगा 7 के साथ, गुना होके 0 आ जाएगा, प्लस 3 गुना होगा 1 के साथ, गुना होके 3 आ जाएगा, और 4 गुना होगा -4 के साथ, जो कि गुना होके -16 हो जाएगा। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये -13 हो जाएगा। और इस तरह से जो है दो मैट्रिक्स आपस में गुना हो सकता है और CD गुना होके इतना आ गया। समझे कि नहीं समझे? दूसरा बात देखिए, अगर इतना ये थोड़ा सा आपको भारी लग रहा है तो पहले तो आप, हालांकि हम सलाह देंगे कि इस तरह से बनाइए। दूसरा हम देखिए आपको क्या समझाते हैं, आगे हम समझा देंगे, छोड़िए, ये हमारा आ गया। चलिए ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, उदाहरण 12 है। AB मैट्रिक्स दिया गया है और AB हमें ज्ञात करना है। देखो इसका कोटि क्या है, तो हम देख रहे हैं इसका कोटि है 2 × 2 और इसका कोटि है 2 × 3। तो ये आपस में गुना तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहला मैट्रिक्स जो है 2 और दूसरा मैट्रिक्स जो है 2, यानी कि बराबर है। क्या बराबर है मेरे भाई? अब ये 2 क्या बराबर है? तो पहला मैट्रिक्स का स्तंभ की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए ये गुना हो सकता है, यानी AB का अस्तित्व है। अब AB अगर हम गुना करने जाएंगे तो AB गुणनफल तो हो जाएगा, तो इसका जो गुणनफल आएगा, जो गुना करके आएगा, उसका कोटि क्या हो जाएगा? तो 2 × 3 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 × 3 का हो जाएगा। और 2 × 3 का मतलब कैसा दिखने लगेगा? वो दिखने लगेगा कुछ ऐसा, हाँ कि ना? इसको हम 1 1 बोलेंगे, इसको हम 1 2 बोलेंगे, इसको हम 1 3 बोलेंगे, इसको हम 2 1 बोलेंगे, 2 2 और 2 3, यानी इतना अव्यय हमको चाहिए। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है AB ज्ञात करने के लिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा बिना टेंशन लिए, तो हमें A11 चाहिए। तो A11 का क्या मतलब हो गया? कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा हम जो बोलना चाह रहे हैं। पहला पंक्ति और पहला स्तंभ आपस में गुना हो जाएगा। ध्यान से समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पहला पंक्ति उठाइए और उसको पहला स्तंभ से गुना कर दीजिए, यही A11 का मतलब हो गया। तो 6 को 2 से गुना कीजिए। 6 किससे गुना होगा? 2 से, 12 प्लस 9 गुना हो जाएगा 7 से, तो 63 हो गया। A11 आ गया। अब ध्यान से समझना है, अब इसी पंक्ति को दोसरका स्तंभ से गुना कर दीजिए, यही A12 का मतलब हुआ कि भाई पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना कीजिए, पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से गुना कीजिए। तो 6 का 6 से गुना 36 प्लस 9 का 9 से गुना 81। अब ध्यान से देखो 1 3 ज्ञात करना है, हो गया वो ज्ञात। 1 3 का मतलब क्या? पहला पंक्ति को तीसरा स्तंभ से गुना कर दीजिए। तो 6 का गुना 0 से 0 और 9 का गुना 8 से 72, कहानी खत्म, हो गया ज्ञात। अब 21 का क्या मतलब हो गया? दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति को किससे गुना करना है? 21 का मतलब दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करना है। पहला स्तंभ का मतलब ये, तो 2 का 2 से गुना 4 प्लस 3 का 7 से गुना 21। अब हमें A22 चाहिए, मतलब दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो 2 का 6 से गुना 12 और 3 का 9 से गुना 27।
इस तरह से काम हो जाएगा। आगे देखिए, अब 2 3 चाहिए तो दूसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ से गुना, तो 2 का 0 से गुना 0 और 3 का 8 से गुना 24। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो इसके बिना भी हम बना सकते हैं। क्या हुआ, ध्यान से देखो, पहला पंक्ति उठाए और एक तीनों स्तंभ से काय की गुना करते चल गए तो हमें ये तीनों अब ये मिल गया, हाँ कि ना। उसी तरह से फिर दूसरा पंक्ति उठाएंगे, ध्यान से सुनो ना, पहला पंक्ति कैसे प्राप्त हुआ, इस दोनों के गुणनफल का, इस दोनों के गुणनफल का जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका पहला पंक्ति हमको कैसे मिला भाई, गुणनफल ये आया ना, इसका पहला पंक्ति ये है कि नहीं है, ये हमको कैसे मिला, तो हम इसका पहला पंक्ति उठाए और एक पहला स्तंभ से गुना कर दिए तो ये हमें मिल गया। एक पहला पंक्ति उठाए एक दूसरा स्तंभ से गुना कर दिए, हमें ये मिल गया। इसका पहला पंक्ति उठाए और एक तीसरा स्तंभ से गुना कर दिए तो हमें ये मिल गया। अब हमें इसी मैट्रिक्स का दूसरा पंक्ति चाहिए, तो दूसरा पंक्ति के लिए हम क्या किए, इसका दूसरा पंक्ति उठाए और पहला स्तंभ से गुना कर दिए, दूसरा पंक्ति उठाए दूसरा स्तंभ से गुना कर दिए और दूसरा पंक्ति उठाए और तीसरा स्तंभ से गुना कर दिए तो हमें ये मिल गया। और इस तरह से हम गुणनफल ज्ञात कर लिए। इसको तो आपस में आप जोड़ ही सकते हैं, ठीक है, उदाहरण का सवाल है, वहां बना भी होगा, वहां से भी आप देखकर जोड़कर लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हम गुना कर सकते हैं। अब आइए उदाहरण 13 पे। उदाहरण 13 पे देखिए, हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाने वाला है। यहाँ पे छोटा सा बात देखिए, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। हम करें कि ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। हम क्या करें कि ए बी और बी ए दोनों ज्ञात कीजिए। भाई पहले हम ए बी के लिए काम करेंगे, तो ए बी के लिए काम करेंगे तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर गुना में मैटर करेगा यहाँ पे। तो हम ए बी ज्ञात करना चाहते हैं तो ए के स्तंभ की संख्या और बी के पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। तो अब ध्यान से अगर देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ए का जो कोटि है वो 2 गुने 3 है। भाई 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, और इसका है 3 गुने 2। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ए बी तो आपस में गुना हो सकता है, क्योंकि ए का जो स्तंभ की संख्या है और बी का जो पंक्ति की संख्या है वो आपस में बराबर है, तो हम गुना कर सकते हैं। अब ध्यान से समझो, अब जो हमें ए बी मिलने वाला है, अब हमें जो ए बी मिलने वाला है उसका कोटि तय हो गया कि वो 2 गुने 2 का आएगा, क्योंकि 2 गुने 2 बचा हुआ था। अब 2 गुने 2 कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इसका पता क्या हो जाता है, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो हम ए बी ज्ञात कर लेंगे। अब हमें चाहिए 1 1 1 1 का क्या मतलब हो गया, सिंपल सी बात है कि पहला पंक्ति और एक पहला स्तंभ आपस में गुना कर दीजिए। तो पहला पंक्ति तो 1 का 2 से गुना यानी 2 प्लस 2 का इससे गुना कीजिएगा -8 और 3 का इससे गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। ये निकल गया A11। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना कर दिए तो ये मिल गया, पहला पंक्ति को हम दूसरा स्तंभ से गुना कर देंगे। मतलब रूल बड़ा सिंपल है भाई, इसका पंक्ति उठाइए, इसमें जितना स्तंभ है सबसे गुना करते चल जाइए, आपको अलग अलग अब ये मिलता चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, दूसरा पंक्ति उठाएंगे इस मैट्रिक्स का और इसके सब स्तंभों से गुना करते चल जाएंगे तो हमें बाकी बचा हुआ अव्यय मिल जाएगा। तो इसको गुना कर दिए इससे तो एक अव्यय मिल गया, अब इसी को गुना कर देंगे इससे तो हमें दूसरा अव्यय मिल जाएगा। इधर से हिंट लीजिए या डायरेक्ट काम कीजिए। तो 1 को गुना कीजिए 3 से तो 3 हो गया, प्लस -2 को गुना कीजिए इससे तो -10 आ गया, प्लस 3 को गुना कीजिए 1 से तो 3 आ गया। तो भाई इसको गुना कर दिए एक बार इससे तो ये मिल गया, इसको गुना कर दिए एक बार इससे तो हमें ये मिल गया। अब कहानी को हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पहला पंक्ति जो है एक सब स्तंभ से गुना हो गया, तो अब हम इसका दूसरा पंक्ति उठाएंगे और एक एकाएकी सब स्तंभ के साथ गुना कर देंगे। तो इसका दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेंगे तो हमें ये वाला अव्यय मिल जाएगा। 2 1 का यही मतलब हो रहा है। तो -4 को 2 से गुना कीजिए तो -8, 2 को 4 से गुना कीजिए 8 और 5 को 2 से गुना कीजिए तो संगत अव्यय आपस में गुना होगा। इस पे फोकस खाली करना है और प्लस करते चल जाना है। तो दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ से गुना हो गया, अब इसी दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ से गुना कीजिए तो ये अव्यय मिल जाएगा। तो -4 का 3 से गुना -12, -4 का 4 का 3 से गुना -12, 2 का 5 से गुना हो जाएगा +10 और 5 का 1 से गुना 5। कहानी खत्म।
तो अब ए बी हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, ए बी हमें मिल जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 6 2 8 और 8 घटकर 0, 3 3 6 और 10 से हो जाएगा -4, ये हो जाएगा देखिए ध्यान से 0 और ये रह जाएगा 10। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो 15 और 15 में 12 घट जाएगा 3, यानी ए बी फाइनली ये आ जाएगा। तो ए बी तो ज्ञात हो गया, अब हमको चाहिए बी ए। अब वो कह रहा है कि बी ए ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है जी, बी ए ज्ञात कीजिए। तो बी ए ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया कि पहले हम बी का कोटि देखेंगे और फिर ए का कोटि देखेंगे। तो बी का कोटि क्या है, देखिए 3 गुने 2, और ए का कोटि क्या है 2 गुने 3। याद रखिएगा, कभी ये जरूरी नहीं है कि ए बी गुना हुआ है, ए बी परिभाषित है तो बी ए भी परिभाषित होगा। ठीक है, जैसे आप जब संख्या गुना करते थे वास्तविक संख्या वगैरह, तो 6 गुने 4 गुना होता था, तो 4 गुने 6 भी गुना होता था, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट सेम आता था। यहाँ ऐसा संभव न है बउआ। ठीक है, कहीं कहीं क्या होगा, ए बी गुना होगा लेकिन बी ए आपस में गुना नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए हम क्या पा रहे हैं कि हम क्या पा रहे हैं कि इसके ये स्तंभ की संख्या और एकर पंक्ति की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए ये आपस में गुना हो सकता है, हाँ कि ना। तो यहाँ क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ जो ए बी मैट्रिक्स था, ए बी भी गुना हो रहा है और बी ए भी गुना हो रहा है। ये हर समय संभव नहीं होगा, हमेशा यह सत्य और परिभाषित नहीं रहेगा, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो हम बी ए ज्ञात करेंगे, और जब बी ए ज्ञात करेंगे तो ध्यान से देखिए जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाला है वो 3 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स मिलेगा, हाँ कि ना। 3 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स मिलेगा। तो ए बी क्या आया है इसको हम ध्यान रखेंगे, और जो है हम बी ए ज्ञात यहाँ कर लेते हैं, स्पेस यहाँ हम दे रखे थे। तो बी ए जब हम ज्ञात करने जाएंगे तो 3 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स आएगा। अब ध्यान से समझो, बी ए हो गया तो बी मेरा पहला हो जाएगा और ए मेरा जो है दूसरा मैट्रिक्स का काम करेगा। ठीक है, 3 गुने 3 कोटि कुछ ऐसा दिखेगा, पहले आप लिख ही लीजिए, आपको समझ में आएगा बात। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, 2 2। ठीक है, तो इतना अव्यय हमें ज्ञात करना है। तो बी ए में हमें इतना अव्यय ज्ञात करना है। अब ध्यान से और अगर अस्थिर से आप समझिएगा, ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स का काम ये करेगा क्योंकि पहले ये आया, दूसरा मैट्रिक्स का काम ये करेगा। तो हमेशा पहला मैट्रिक्स का हम पंक्ति लेते हैं, तो इस पंक्ति को उठाएंगे और एकाएक अगर तीनों स्तंभ के साथ गुना करते चल जाएंगे तो हमें पहला पंक्ति मिल जाएगा बी ए मैट्रिक्स का। तो 2 का गुना 1 से 2, ये पंक्ति हुआ ना, इससे गुना करना है। तो 2 का गुना 1 से 2 प्लस 3 का गुना -4 से -12, आपको मिल गया A11। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुना कर दीजिए। तो 2 का गुना -2 से होगा तो -4 प्लस 3 का गुना 2 से होगा तो हो जाएगा 6। कहानी खत्म। तो इसका गुना इस पंक्ति स्तंभ से हो गया, इसका गुना इस स्तंभ से हो गया, इसका गुना इस स्तंभ से कर दीजिए। तो 3 का गुना 2 से 6 प्लस 3 का गुना 5 से 15। इस तरह से आपको गुणनफल वाला जो मैट्रिक्स आने वाला है उसका पहला पंक्ति मिल गया। अब ध्यान से देखिए, इस पंक्ति का तीनों स्तंभ के साथ गुना हो गया, तो अब दूसर का पंक्ति उठाइए और फिर तीनों स्तंभ से का गुना कर दीजिए, तो आपको गुणनफल का दूसरा पंक्ति मिल जाएगा। तो अब 4 का गुना होगा 1 के साथ 4 प्लस 5 का गुना होगा इसके साथ जो कि -20 आ जाएगा। अब इसी का गुना इससे करना पड़ेगा आपको। तो 4 का गुना -2 से -8 और 5 का गुना 2 से 10 हो गया गुना क्या। अब जो है तीसरा उठाइए पंक्ति और तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से गुना कर दीजिए। तो 3 का 2 से गुना 6 और 1 का 5 से गुना 5। सिंपल। अब फिर क्या करना है, यहां आ जाना है। ठीक है ना। एक सेकेंड, तीसरा पंक्ति गलती से हम ले लिए। 1 सेकेंड, हमें क्या करना था, दूसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ से गुना करना था। ठीक है, दूसरा पंक्ति का जब गुना करेंगे हम तीसरा स्तंभ से, तो 4 का गुना 3 से हो जाएगा 12 और 5 का गुना 5 से हो जाएगा 25। ठीक है, अब तीसरा पंक्ति को लेकर इकाई के तीनों से गुना कर देंगे। तो इससे गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा प्लस 1 का गुना इससे कीजिएगा तो -4 आ जाएगा। ठीक है,
तीसरा पंक्ति लेकर पहला स्तंभ से गुना हो गया, क्योंकि A31 ज्ञात कर रहे हैं। तो तीसरा पंक्ति 2 का 1 से गुना 2, 1 का इससे गुना इतना। अब इसी को किससे करना है? इससे गुना करना है। तो 2 को इससे गुना कीजिएगा -4, और इस 1 को गुना करना है इससे, तो 2 हो जाएगा। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 6, ठीक है, और इसको इससे गुना कीजिएगा तो 5। अब इसको सोल्व कर कर यहाँ हम लिख देंगे तो हमें BA मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 और ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 37, ये हो गया -2, ये हो गया -2, और ये हो गया 11। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हम 2 चीज़ सीखें। एक तो ये सीखे कि AB और BA हमेशा गुना नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा वही वाला रूल कि भाई वो शर्त को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कि यहाँ इस केस में तो AB और BA आपस में गुना हो गया, लेकिन आप गौर किए होंगे कि AB जो आया गुना होके, वो गुना होके BA नहीं आया है। अर्थात यहाँ पे वो वास्तविक संख्या वाला फंडा नहीं चलेगा। देखो, AB गुना होके ये मैट्रिक्स आया है और BA गुना होके ये मैट्रिक्स आया है। जैसे वास्तविक संख्या कुछ भी लेते होंगे, जैसे 6 गुने 4 लिए तो 4 गुने 6 दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है? यानी ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है गुणनफल में वास्तविक संख्या के केस में, तो आंसर वही आ जाता है। अगर हम गुना करते हैं तो गुणनफल सेम आ जाता है। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये तय नहीं है कि AB जो गुना करके आएगा वही BA गुना करके आएगा, ठीक है। और एक बात और हम बता देते हैं, ये भी नहीं ऐसा हो सकता है कि हमेशा AB और BA गुना करके बराबर नहीं आएगा। कभी हम ये भी आपको एग्जाम्पल हम आगे चल के बताएंगे जहां AB और BA आपस में गुना होकर बराबर भी आ जाएगा। तो ये भी नहीं मान के चलना है कि हमेशा ये दोनों बराबर नहीं आएगा, कभी कभी बराबर आ भी जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना। 3 बात हम बता रहे हैं। पहला बात, हो सकता है कि AB परिभाषित हो लेकिन BA परिभाषित ना हो, मतलब AB गुना हो जाए लेकिन BA गुना ना हो पाए। क्योंकि भाई कोई भी 2 मैट्रिक्स तभी गुना होगा जब पहला मैट्रिक्स का जो स्तंभ की संख्या है वो दूसरा मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या के बराबर होगा। तो अगर इस शर्त को BA नहीं पूरा करेगा, क्योंकि B के केस में क्या हो जाएगा, एकड़ स्तंभ की संख्या और एकड़ पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। तो पहला चीज हम आपको क्या बता रहे हैं कि AB और BA जरूरी नहीं है कि हमेशा आपस में गुना हो जाए। AB परिभाषित होगा लेकिन कभी कभी BA परिभाषित नहीं भी रह सकता है कोई केस में। दूसरा, AB और BA बराबर आएगा नहीं आएगा ये हमेशा कोई गारंटी नहीं है, वो आपको गुना करके देखना पड़ेगा बराबर आएगा कि नहीं बराबर आएगा। एक स्पेशल केस है जहां AB और BA गुना होकर बराबर आता है, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे, ठीक है। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इस उदाहरण को देखते हैं, ठीक है। उदाहरण 14, इसमें क्या कहा गया है? इसमें देखिए कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है, AB ज्ञात कीजिए। तो हम चलिए AB ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये भी वर्ग आव्यूह है और ये भी वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह आपस में गुना होगा ही होगा, क्योंकि कोटि दोनों का बराबर है। 2 गुने 2 है और 2 गुने 2 है, ठीक। अब ये 2 कोटि का वर्ग आव्यूह रहता और ये 3 कोटि का रहता तो आपस में गुना नहीं होता, मतलब समान कोटि का वर्ग आव्यूह था तो आपस में गुना हो ही जाएगा। और गुणनफल भी इसका क्या आएगा, 2 गुने 2 का आएगा। गुणनफल भी इसका 2 गुने 2 कोटि का आएगा। A11, A12, A21 और A22 हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम AB ज्ञात करने चलेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। अब A पहले है, B बाद में, तो A मेरा पहला मैट्रिक्स हो गया, B मेरा दूसरा मैट्रिक्स हो गया। इसका पंक्ति उठाना है और एकड़ स्तंभ से गुना कर देना है। तो 1 का 0 से गुना 0 प्लस 0 का 1 से गुना 0। पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से गुना हो गया, अब पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से गुना कीजिए। तो 1 का गुना 1 से 1 और 0 का गुना 0 से 0, कहानी खत्म। अब आ जाइए दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना कर दीजिए। दूसरा पंक्ति 0 0 से गुना होगा 0 और -1 1 से गुना होगा तो -1 आ जाएगा। अब दूसरा पंक्ति ही दूसरा स्तंभ से गुना होगा तो 1 गुना होगा 0 से तो 0 और -1 जब इससे गुना होगा तो ये भी आ जाएगा 0। अर्थात AB क्या आया, AB आया 0 1 -1 और 0। ध्यान से समझ लीजिए, या तो आप यहाँ से हिंट ले लीजिए 1 1 का मतलब क्या हो गया, 1 2 का क्या मतलब हो गया ये हम बताएं, या आप सीधा
पंक्ति उठाइए, दोनों स्तंभ से गुना कर दीजिए, फिर ई पंक्ति उठाइए, दोनों स्तंभ से गुना कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब हमें बी ए भी ज्ञात करना है, तो हम बी ए भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हम बी ए भी ज्ञात कर लेंगे, ये दूसरा सवाल है, तो यही हम बी ए भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी मेरा आ गया 0 1 माइनस 1 0। अब हम बी ए ज्ञात कर लेते हैं और बी ए यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो बी ए देखिए क्या आ जाएगा। बी ए का मतलब फिर क्या हो जाएगा, बी ए का मतलब हो जाएगा कि बी मेरा पहला मैट्रिक्स होगा और ए मेरा दूसरा मैट्रिक्स का काम करेगा। ठीक है, तो अब एक कर पंक्ति उठाइए और एक कर स्तंभ से गुना कर दीजिए। तो 0 1 से गुना होके 0 प्लस 1 इससे गुना होके 0। अब पहला और इसका दूसरा आपस में गुना होगा, तो ये हो गया 0 और 1 का गुना जब इससे होगा तो -1 आ जाएगा। हाँ कि ना। अब फिर इसका दूसरा पंक्ति उठाइए और इसका पहला स्तंभ आपस में गुना कीजिए, तो 1 प्लस 0 हो गया और ये गुना होगा इस बार इससे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 है ना, ये गुना हो गया इससे 0 और ये इससे गुना होकर 0 हो गया। तो बी ए क्या आ गया, बी ए हमारा आ गया 0 -1 1 और 0। तो इस तरह से जो है हम ये ज्ञात कर लिए। तो यहां भी हमें क्या पता चल रहा है कि ए बी जो है वो नहीं बराबर है बी ए का। हाँ कि ना, यही तो खेल हुआ यहाँ पे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हम ए बी और बी ए ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो जब हम ए बी ज्ञात करेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे ए बी ज्ञात करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, तो ये भाई साहब इससे गुना होगा। तो गुना कीजिए, 1 का 3 से गुना 3 प्लस 0 का 0 से गुना 0। कहानी खत्म। अब इसी को गुना कीजिए इससे, तो 1 का 0 से गुना 0 और 0 का 4 से गुना 0 हो गया। पहला पंक्ति दोनों स्तंभ से गुना हो गया। अब दूसरा पंक्ति को दोनों स्तंभ से गुना कीजिए, तो 0 का 3 से गुना 0 और 0 का 0 हो गया 3 से गुना 0 और 2 हो गया 0 से गुना 0। अब ये इससे गुना होगा, तो 0 0 से गुना हो गया 0 और 2 4 से गुना हो गया 8, अर्थात ये आ गया 3 0 0 8। अब बी ए ज्ञात कर लेते हैं, और जब हम बी ए ज्ञात करने चलेंगे, इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। तो ये पंक्ति उठेगा अब इसका और इसका स्तंभ, तो 3 का 1 से गुना 3 और 0 का 0 से गुना 0। अब इसी का दूसरा स्तंभ से गुना होगा, तो 3 गुने 0 0 और फिर 0 गुने 2 0। अब पहला पंक्ति दोनों स्तंभ से गुना हो गया, तो अब दूसरा पंक्ति उठाइए, 0 का 1 से गुना 0 और फिर 4 का 0 से गुना 0। अब इसी को इससे गुना कीजिए, तो 0 और 4 2 से गुना होकर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 8। और इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे ए बी और बी ए बराबर हो गया। यहाँ पे ए बी और बी ए क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का गुणनफल यानी कि ए बी और बी ए बराबर तो हो गया, लेकिन ए और बी किस तरह का मैट्रिक्स है, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह किसको बोलते थे, जिसके विकर्ण को छोड़कर बाकी सब अव्यय 0 हो, 0 हो। तो विकर्ण आव्यूह का जो गुणनफल होगा वो हमेशा बराबर आएगा, ए बी का भी और बी ए का भी। समझे कि नहीं समझे। तो विकर्ण आव्यूह में आपको हमेशा ये सीन दिखेगा कि ए बी और बी ए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में क्या। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं ये उदाहरण 15 हमें कह रहा है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया गया है, ए बी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ए बी ज्ञात कर देते हैं। अब ए बी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ठीक है। इसका पंक्ति उठाएंगे और एक दोनों स्तंभ से गुना कर देंगे, तो 0 का 3 से गुना 0 और -1 का 0 से गुना 0। अब इसको फिर इससे गुना कीजिएगा, तो 0 का 5 से गुना 0 और -1 का 0 से गुना 0।
अब इसको उठाइए, दोनों से गुना कीजिए, 0 का 3 से गुना 0 और 0 का 0 से गुना 0, ठीक है। मतलब 0 का 3 से गुना 0 और 2 का 0 से गुना 0, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा 0 और फिर इसको इससे, यानी कि ए बी गुना होके आ गया 0 0 0 0, अर्थात एक शून्य आव्यूह आ गया। याद कीजिए 3.1 में आप पढ़े थे कि अगर किसी आव्यूह का हर एक अव्यय 0 हो जाए तो उसे हम शून्य आव्यूह बोलते हैं और इसे हम ओ से भी सूचित किया करते थे, ठीक है। तो ए बी क्या आ गया, यहाँ पे शून्य आव्यूह आ गया। ये इसलिए हम यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है समझाने के लिए कि अगर कोई दो वास्तविक संख्या का सिचुएशन आता था और अगर हम बोल दिए कि कोई वास्तविक संख्या ए बी है और उसको हम आपस में गुना किए तो 0 आया, तो यहाँ हर हाल में या तो ए या तो बी 0 रहेगा। भाई अगर 0 गुना होके आया है तो एक 0 तो वहाँ मौजूद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 7 गुने 0 तब आया गुना होके 0, 8 गुने 0 तब आया गुना होके 0, यानी कि अगर गुणनफल 0 आया है तो वास्तविक संख्या के केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक संख्या 0 रहा होगा जिसको हम दोनों को गुना किए होंगे, लेकिन मैट्रिक्स में वो चीज लागू नहीं होता है। देखिए ये शून्य आव्यूह नहीं था, क्योंकि शून्य आव्यूह का मतलब हर एक अव्यय 0 होना चाहिए था। ये भी शून्य आव्यूह नहीं था, लेकिन हम दोनों को जब गुना किए हैं तो गुणनफल में शून्य आव्यूह आया है। तो शून्य आव्यूह अगर कहीं गुणनफल में आ रहा है, इसका मतलब कतई ऐसा नहीं है कि भाई दो मैट्रिक्स में कोई एक मैट्रिक्स शून्य आव्यूह होगा। इस बात का हम ख्याल रख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए कहानी को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं उदाहरण 16। देखिए उदाहरण 16 में क्या है वो हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। चूंकि अब ये पूरा हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही वीडियो इतना बड़ा हो गया है, तो हम आपको समझा देते हैं और आप इतना समझ चुके हैं कि गुना उना जहाँ करना रहेगा आप खुद से गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण 16 में एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स बी और एक मैट्रिक्स सी दिया गया है और कहा जा रहा है कि आप हमें दर्शाइए कि ए गुने बी सी और ए बी गुने सी जो है वो आपस में बराबर आएगा। ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ कि पहले हम बी सी ज्ञात करेंगे और बी सी एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसको मैट्रिक्स ए से गुना कर देंगे, वो बराबर होना चाहिए। पहले ए बी को गुना करेंगे और सी से बाद में गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ आते हैं, तो ब्रैकेट लगा हुआ है BC के साथ, तो हम पहले BC ज्ञात करेंगे। तो देखिए BC बराबर इतना आ जाएगा। अगर हम B और C को आपस में गुना करेंगे तो BC गुना होके इतना आ जाएगा। इतना आपको खुद से ले आना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, BC जो मैट्रिक्स आया उसको A से गुना करना है, इसका ये मतलब है। तो जो BC मैट्रिक्स आया उसको अब हम A से गुना कर देंगे। तो क्या करना है, A जो है ये रहेगा, इसको लिख देंगे, जिसे A मैट्रिक्स लिख दिए और फिर BC मैट्रिक्स लिख देंगे और आपस में गुना करेंगे तो वो गुना होके इतना आ जाएगा, ठीक है। हमको लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, गुना करना आपका काम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट पे आ जाइए, ठीक है। तो ये तो हम ज्ञात कर लिए, ABC तो हम ज्ञात कर लिए। अब हम इस पार्ट को ज्ञात करेंगे। तो इस पार्ट में ब्रैकेट लगा हुआ है AB के साथ, तो हम पहले AB ज्ञात करेंगे। तो हम जब AB ज्ञात करेंगे मतलब A और B को आपस में गुना कर देंगे। तो A और B को आपस में गुना करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को गुना करना है C के साथ, तो AB मैट्रिक्स को हम C के साथ एक बार और गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और ध्यान से अगर आप देखिएगा तो दोनों पार्ट सेम आएगा गुना करके, समझे कि नहीं समझे। अब कहानी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर उदाहरण 17 देख लेते हैं। उदाहरण 17 भी सेम है, एक मैट्रिक्स A, B और C दिया गया और यहाँ कहा जा रहा है कि पहले A और B मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। तो हम जोड़ दिए AB मैट्रिक्स को, इतना आ गया। आप दो मैट्रिक्स को आसानी से जोड़ सकते हैं। फिर इसको गुना कर दीजिए C के साथ। तो हम मैट्रिक्स A और B को जोड़ दिए और A B को जोड़ने के बाद यानी इस मैट्रिक्स को C से गुना कर देना है, यानी ये मैट्रिक्स गुने C मैट्रिक्स कर दीजिएगा तो गुना करके ये आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो इतना काम हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है कि AC को गुना कीजिए, BC को गुना कीजिए और आपस में जोड़ दीजिए। तो हम क्या किए, देखिए ध्यान से, AC को गुना किए इतना आया, BC को गुना किए इतना आया, दोनों को जोड़ने का रहा था, जोड़ दिए। और ये देखिए ध्यान से, ये वाला भाग इस भाग के बराबर आ गया। समझे कि नहीं समझे। तो बहुत आपको थोड़ा सा काम करना है। अगर इतना सवाल बनाइएगा तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा गुना वाला, ठीक है। अब ये देखिए अगला उदाहरण जो आपके बुक में दिया गया है, वहाँ कह रहा है कि A³ घटाओ 23A घटाओ 40I
को मतलब इतना कीजिए और एक जीरो ले आइए, ओ ले आइए, मतलब शून्य आप यू ले आइए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए क्यूब ज्ञात करेंगे। ए क्यूब ज्ञात करने के लिए हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब ए गुने ए होता है, यानी कि मैट्रिक्स ए लिखिए और फिर मैट्रिक्स ए लिखिए, दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। बात आ रहा है समझ में क्या? ए गुने ए का मतलब क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स ए 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1, और इसी को फिर दोबारा लिख दीजिए और इसे आप गुना कर दीजिएगा तो गुना करके इतना आ जाएगा। ये अभी ए स्क्वायर निकला, अब हमको ए क्यूब निकालना है सवाल में, तो हम ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब का क्या मतलब हो जाएगा? ए स्क्वायर गुने ए, तो ए और गुने ए स्क्वायर, तो ए तो पता है, ए स्क्वायर ये आ गया, फिर इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ए क्यूब हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? सवाल पे आएंगे। तो क्या बोल रहा है? ए क्यूब घटाओ 23 से घटाओ 40 आई कीजिए। तो हम क्या किए? ए क्यूब लिख दिए, घटाओ था घटाओ दे दिए, 23 था 23 दे दिए, ए था तो ए का वैल्यू लिख दिए, घटाओ 40, और आई का क्या मतलब हो जाता है? तत्समक जो हम पढ़े थे, आइडेंटिटी वाला पढ़े थे, ये वाला यहाँ पे वैल्यू रख देना है। चूंकि आप ध्यान से देखिएगा कि सब 3 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम भी यहाँ 3 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स रखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ए क्यूब घटाओ 23 ए, तो 23 सबसे गुना हो जाएगा और 40 इससे गुना हो जाएगा, और सबको अगर हम सोल्व करेंगे, इसको इससे घटाएंगे फिर इसको इससे घटाएंगे, तो घट के 0 0 0 0 0 हो जाएगा, मतलब हमारा शून्य आव्यूह आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, हमको लग रहा है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, आराम से इसको हम दोबारा वीडियो अलग से बना के हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मेन क्या है? गुना करना है, और गुना इतना आप सीख चुके हैं कि आप इसे कर सकते हैं, इसलिए हम समय बचाने के लिए ऐसा काम किए। अब यहाँ आ जाइए बउआ, उदाहरण 19 जो कि अंतिम उदाहरण है। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक विधानसभा चुनाव था, उसके दरमियान एक राजनीतिक पार्टी, एक पॉलिटिकल जो पार्टी था, ठीक है, वो पार्टी क्या किया? अपने उम्मीदवार के लिए जो चुनाव में खड़ा हुआ है, चुनाव लड़ने के लिए, ओकर प्रचार के लिए क्या किया? वो एक प्रचार कंपनी, जो प्रचार करने वाला कंपनी था, उसको अपना एक काम दिया। ठीक है, क्या काम दिया जी? कि भाई आपको जो है 3 तरीका से जो है पब्लिक से संपर्क स्थापित करना है। ठीक है, एक टेलीफोन के द्वारा आपको प्रचार करना है, एक घर घर जाकर प्रचार करना है, और तीसरा पर्चा वितरण करना है। जो पर्चा होता है उम्मीदवार का कि भाई ये छापे और इतना नंबर पे आपको वोट देना है, ये 3 काम उसको करना है। ठीक है, 2 शहर में ये काम होगा, एक शहर X है और एक शहर Y है। ठीक है, तो ये सवाल में इतना दे रखा है। तो मैट्रिक्स ए में दे रखा है कि अगर टेलीफोन द्वारा हम किसी से संपर्क करेंगे तो एक का खर्च आएगा 40 पैसा, घर जाकर अगर हम संपर्क करते हैं तो 100 पैसा खर्च आएगा, और अगर पर्चा द्वारा संपर्क करते हैं तो 50 पैसा खर्च आएगा। ये खर्च दिया गया है कि अगर हम प्रचार करने के लिए जाएंगे तो इतना खर्च आएगा। और कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स बी में शहर एक्स में आपको 1000 टेलीफोन के द्वारा काम करना पड़ा, 500 आप क्या किए? घर जाकर काम किए, और 50,000 आपको पर्चा बांटना पड़ा। ये सिचुएशन दिया गया है मैट्रिक्स बी में। 2 शहर में आपको प्रचार करना पड़ा उस कंपनी को जाके, 1000 वो टेलीफोन किया है। ठीक है, 1000 वो टेलीफोन किया है, 500 मतलब शहर एक्स में जब वो गया है तो 1000 जो है संपर्क वो टेलीफोन के द्वारा किया, 500 घर जाके संपर्क किया, और 5000 वो जो है पर्चा बांटकर लोगों से संपर्क किया। शहर बाई जब वो गया है तो 3000 टेलीफोन के द्वारा, 1000 घर जाकर, और 10,000 जो है वो पर्चा द्वारा संपर्क स्थापित किया। अब मान लीजिए कि हम बोले कि भैया एक्स शहर में कितना खर्चा आप कर दिए, एक्स शहर में आप कितना खर्चा कर दिए, तो आप क्या बोलिएगा जी? 40 पैसा तो एक टेलीफोन का खर्चा था, 1000 आदमी से आप संपर्क किए, मतलब क्या 1000 गुने 40 पैसा खर्चा हुआ होगा, प्लस 100 पैसा घर जाकर आपका खर्चा होगा, और आप शहर एक्स में कितना घर गए? 500, यानी 500 खर्चा हुआ, फिर प्लस आप 50 पैसा एक पर्चा पे खर्चा हो रहा था, शहर एक्स गए हैं तो आप 5000 पर्चा एक तरह से बांटे हैं, तो 5000 गुने आप
50 पैसा कीजिएगा। बात आ रहा है समझ में क्या? अगर इसको सोल्व करके हम जोड़ देंगे तो x शहर में आपका इतना खर्चा हुआ है, इसका ये मतलब हो गया, हाँ कि ना। ठीक उसी तरह 22 शहर में कितना खर्चा हुआ, तो 3000 को हम गुना करेंगे 40 पैसा से, क्योंकि एक टेलीफोन संपर्क में आपको 40 पैसा खर्चा होता है। आप 3000 संपर्क किए टेलीफोन से तो 3000 गुने 40 पैसा, 100 गुने 1000 और 50 गुने 10,000, इतना रुपया आपको खर्च आ जाता। ठीक है, तो चूंकि ये तो हम डायरेक्ट आपको समझा दिए, चूंकि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया गया है तो इसको मैट्रिक्स के रूप में गुना करेंगे। तो देखिए ध्यान से, एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और एक मैट्रिक्स बी दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 1, यानी 3 गुने 1 इसका कोटि है, और इसका कोटि कितना है, 2 गुने 3 का है। इसका कोटि कितना है, 2 गुने 3 का है, 2 गुने 3 का है। तो अगर हम ए बी करें, अगर हम ए बी करेंगे तो ए बी परिभाषित यहाँ पे न है, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, बी ए कर देना है। क्यों? क्योंकि बी का जो पंक्ति का संख्या है वो बी का जो स्तंभ का संख्या है वो ए के पंक्ति के संख्या के साथ बराबर है, तो बी ए हो सकता है। और अगर हम बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुना कर देंगे तो वही सीन क्रिएट हो जाएगा, वो सारा खर्चा पता चल जाएगा कि हमें एक्स और 22 शहर में कितना खर्च हुआ। तो अगर हम बी और ए मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी एक्स शहर में आपका टोटल तीनों संपर्क माध्यम से इतना पैसा खर्चा हुआ, क्योंकि पैसा में देल था बात, और 22 शहर आप गए हैं तो तीनों संपर्क माध्यम से आप इतना खर्चा किए। अगर इसको रुपया में बदलिएगा तो 100 से भागा, यानी एक्स शहर में कितना खर्चा हो गया, 3400 रुपया, और 22 शहर में कितना खर्चा हो गया, 7200 रुपया। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन जो था समाप्त होता है। आप क्या कीजिए, पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखिए, इसमें जितना सवाल चर्चा किया गया उस सारे सवाल को आप बनाइए। अगर इतना सवाल आप बना लेते हैं उसके बाद जो है आप 3.2 एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, ज़्यादातर सवाल आपसे बन जाएगा। और जो सवाल नहीं बनेगा आपसे 3.2 का, उसका सॉल्यूशन वीडियो से आप देखकर उसको सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।